लेकिन एक दिन अम्मी ने पूछ लिया, आज़र बेटे क्या बात है, बहुत दिनों से आलम नहीं आया। तब भाई ने बताया कि उसका चचा बड़ा गुस्सैला है। उसका झगड़ा अपनी बरादरी के एक ताजिर से हुआ, उसमें वो ताजिर कत्ल हो गया। उसके बेटों ने आलम के चचा पर दावा किया है, जिसकी वजह से सारा खानदान परेशान है। इस परेशानी के सबब आलम अपने गांव गया हुआ है और अभी तक नहीं लौटा। कुछ दिन बाद आलम आ गया। उसने बताया कि चचा को आफियत मिल गई है और वालिद ने कुछ जमीन देकर ताजिर की वुरसा को तावान अदा कर दिया है। कभी उम्मीद है कि राजीनामा हो जाएगा, लेकिन उसका चचा ठीक आदमी ना था। गांव के सभी लोग उससे नाखुश थे, जबकि मकतूल ताजिर भी कोई गैर ना था। वो आलम के चचा और वालिद का चचा जात था, जिसकी जमीन वो हड़प करना चाहता था। बहरहाल राजीनामा तो ना हुआ, मगर किसी तरह उसके चचा जान की जान बख्शी हो गई। ये दुश्मनी अभी चल रही थी कि आलम की फैमिली एक और दुश्मनी की लपेट में आ गई। उसके ताया का बेटा राहत अपने दादा के भांजे शफी खान के साथ पानी के मसले पर झगड़ पड़ा। दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। शफी के दो भतीजे जख्मी हो गए। उनके पांव में गोलियां लगी, जो बाद में ठीक हो गए, लेकिन एक मामूली लंगड़ा हो गया। उस पर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि शफी खान ने हमारी दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। यूं आलम के खानदान की अपने कबीले के एक दूसरे घराने से भी दुश्मनी चल पड़ी। उन दिनों वो बड़ा परेशान था। उसने मेरे भाई से कहा कि शायद मैं काफी दिन तक ना आ सकूं, कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। देखो इस दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। आज़र भाई ने उसे तसल्ली दी कि क्यों मायूस होते हो। वो बोला, आज़र, तालीम की खातिर मैं बचपन से झगड़े पसंद नहीं करता। इस झगड़े और लड़ाई में मेरे ताया और बाबा जान भी मौजूद नहीं थे। उसके बावजूद शफी ने हम पर दावा कर दिया है। सितम ये है कि हमारे जितने रिश्तेदार गांव में हैं, वो सब उनकी तरफ हैं और हमारे दुश्मन बन गए हैं। गांव के बीचों बीच हमारा घर है, अब हमें अपना गांव भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद आलम का खत आ गया। लिखा था कि हम दूसरे गांव चले गए हैं। उस गांव के आसपास मेरे 4 मामू और 4 खालाएं रहती हैं। देखिए ये परेशानी कब तक रहे। अगले माह फिर आलम का खत आया। लिखा था, प्यारे दोस्त आज़र, इन दिनों हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा तुमसे मिलने से कासिर हूं, क्योंकि हमारी जमानतें नामंजूर हो गई हैं। बाबा, ताया और तायाजाद भाई तो सेंट्रल जेल चले गए हैं। मैं और एक तायाजाद भाई मफरूर हैं। सना अपने ससुराल और मैं मामू के पास छुपा हुआ हूँ। एक मामू के पास चंद दिन रहता हूँ और फिर दूसरे के पास चला जाता हूँ। इस बार तो इम्तिहान भी नहीं दे सकूंगा। आप ही सोचें, क्या बनेगा हमारे मुस्तकबिल का। भाई आज़र खत पढ़कर मेज पर रख दिया करते थे। जब वो कॉलेज जाते, मैं आलम का खत खोलकर पढ़ लिया करती, तो मुझे दुख होता। अब मुझे आलम की बात समझ में आ रही थी कि वो क्यों कहता था कि हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। वाकई जैसे उसके हालात खानदानी दुश्मनी की वजह से थे, उसमें तो ये नामुमकिन ही था कि कोई लड़की उसकी दुल्हन बनकर खुश रहती। आलम के खुतूत से हालात पता चलते रहते थे। उसकी माँ और 2 बहनें, ताई और ताई की बेटियां सभी दरबदर हो गए थे। दुश्मनी के सबब वो अपने गांव, अपने घर बार बेचकर रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर थे। यूं ही 2 साल गुजर गए। उसके मामू और खालाएं उनसे तंग आ चुके थे। वो अब आलम और उसके भाइयों को पनाह देने पर तैयार न थे। इस वजह से आलम का दिल
परेशान रहने लगा था। उसने ये खत तफसील से लिखा था और जवाबी खत के लिए पता भी लिख दिया था। भाई ने आलम को खत लिखा कि तुम मेरे पास आ जाओ, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से कोई मेरा दुश्मन बनता है तो बन जाए। मगर आलम ना आया। उसका ख्याल था कि शहर में जानने वालों में से अगर किसी ने पुलिस को इशारा भी कर दिया तो वो पकड़ा जाएगा। 1 माह बाद उसने खत लिखा कि अभी तक वो अपने दोस्त साबिर के पास है और उसे इस बात का कलक है कि उसकी माँ 2 बार अपने भाई के घर मिलने को आई, मगर मामू ने उसे बताया कि आलम उधर से चला गया है। तभी बेटे की जुदाई के सदमे से वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। वो घर से निकल जाती है, लोगों को पत्थर मारती है और लोगों के पत्थर खाती है। वो शायद ये समझती है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा हूँ। मेरे जैसी कामत के किसी नौजवान को देखती है तो उसके पीछे भागती है, हत्ता कि उसके घर में दाखिल हो जाती है। छोटे भाई ने माँ को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया है। इधर मामू की बीवी करंट लगने की वजह से फौत हो गई हैं। मामू का घर भी वीरान हो गया है और उनके 6 बच्चे माँ से महरूम हो गए हैं। ये खत पढ़कर मैं हैरत में डूब गई कि या अल्लाह, ये कैसी परेशानियां हैं जो उस बेचारे को घेरे हुए हैं। खुदा की कुदरत। उसके बाद वाला उसका खत खुशी से भरा हुआ था। लिखा था, मुबारक हो मेरे दोस्त कि वालिद साहब, ताया और तायाजाद भाई रिहा हो गए हैं और मेरे छोटे भाई ने किराए का मकान ढूंढ लिया है। अम्मी की तबीयत भी काफी संभल गई है। अब मैं पिंडी जा रहा हूँ, वहां जाकर नया पता लिखूंगा। 15 रोज बाद आलम का खत पिंडी से आ गया कि हम सब घर वाले पिंडी आ गए हैं। यहाँ मैं किसी को अपना असल नाम नहीं बताता। एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया है। छोटा भाई भी मुलाजमत कर रहा है। वालिद साहब किरियाना की दुकान डाल रहे हैं। अगरचे अपना गांव छोड़ने का रंज है, लेकिन जब हालात दुरुस्त हो जाएंगे तो वहां चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिनों ने मगर वफा न की। आलम की ताया को रिहा हुए 6 माह भी ना गुजरे थे कि शफी ने उसको गोली मार दी। आलम का छोटा भाई और वालिद भी बंदूकों की जद में आकर जख्मी हो गए। सुलह के लिए उन लोगों ने जिरगे भेजे, लेकिन उन्होंने फिर भी गलत कदम उठाया। फिर शफी की तरफ से राजीनामे की पेशकश हुई। आलम का खत आया, मैं फिर राजीनामे के लिए जा रहा हूँ ताकि इस खून खराबे के बाप को बंद किया जा सके। 6 साल से मफरूर की जिंदगी गुजार रहा हूँ। ये भी कोई जीना है। इसीलिए ताया और बाप के कातलों से फिर भी राजीनामा चाहता हूँ ताकि मफरूरी की जिंदगी खत्म हो। तो मैं बेखौफ होकर आपसे मिलूं। पढ़ाई के छूट जाने का बहुत अफसोस है। मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। इरादा है कि दोबारा पढ़ाई शुरू करके इम्तिहान दूं। मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि अब मेरा कड़ा इम्तिहान खत्म होने वाला है। ये आखिरी खत आलम का भाई के पास आया था। खत में पिंडी का पता लिखा था, इसलिए मैं, अम्मी और भाई आलम के घर पेशावर से पिंडी गए। उसकी माँ और बहनों से मिले। वो सीधी सादी प्यार करने वाली औरतें थीं। तवील अरसे तक ये खानदान बिखर रहने के बाद इकट्ठा हुआ था और उनको सुकून मयस्सर आया था। फिर भी आलम की वालिदा के चेहरे पर गुजरे हुए कठिन वक्त के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। उस रोज चंद लम्हों के लिए आलम को अकेले में मुझसे बात करने का मौका मिला तो उसने पहला सवाल यही किया, क्या अब आपको मेरी बात समझ में आ गई या आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। वाकई आप लोगों की जिंदगी बड़ी कठिन है।
میں نے جان لیا ہے. تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میری دلہن بنو گی؟ اپنی امی سے بات کروں؟ ہرگز نہیں عالم، میں اتنی آزمائشوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. میں اس کو یہی جواب دینے والی تھی مگر نہ دے سکی، کیونکہ اسی وقت اس کی امی اور والدہ وہاں آ گئیں اور الفاظ میرے لبوں تک آ کر رہ گئے. ہم اپنے شہر چلے آئے اور ہمارے آنے کے صرف 1 ہفتے بعد بھائی کو کسی نے خبر دی کہ عالم کو ان کے مخالف رشتہ داروں نے قتل کر دیا ہے. اف، اس خوبصورت نوجوان نے جس کا نام فاتح عالم تھا کس قدر مجبور اور مصیبتوں بھری زندگی گزاری، اتنی صحبتیں برداشت کی، 6 سال کی مفروری اور در بدر چھپتے پھرنا، پیاروں کا خون بہا، پھر بھی راضی نامے پر آمادہ ہونا، لیکن اس کے قبیلے کی روایات نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا. یہ حسین، نیک اتوار اور صلح پسند نوجوان بالآخر اپنوں کی دشمنی کی نظر ہو گیا. آذر بھائی عالم کی موت کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے. امی اور میں بھی بہت غمزدہ اور افسردہ ہوئے. تب ماں نے مجھے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا اور تم کو میری بات سمجھ نہ آ رہی تھی. اب آ گئی ہے نا سمجھ؟ ہاں ماں، بہت اچھی طرح، میں نے جواب دیا. لیکن ان کو یہ باور نہ کروا سکی کہ پیار کی کوئی حدود نہیں ہوتی، اور یہ کہ عالم کے قتل ہو جانے کی خبر سن کر میں جیتے جی مر گئی ہوں.